खास बातचीत में हमारे साथ भीमदेवगढ़ के विधायक और गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं हमारे साथ डॉक्टर लक्ष्मण सिंह जी राउत का हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, आपका शिक्षा, भारतीय सेना और लीगल यानी वकालत के हैं और राजनीतिक और सामाजिक जीवन, आपने 5 तरह के अलग अलग प्रकार के जीवन जिए हैं। तो हम सर शिक्षा से शुरुआत करना चाहेंगे। 1966 में मैंने एमए इंग्लिश गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से किया था जी। और उसके बाद गुजरात में मैं कड़ी कलोल में 2 साल इंग्लिश का लेक्चरर रहा जी। और वो भारतीय वायुसेना के बाद में अगर पूछा जाए कि वरीयता के क्रम में आप किसको पसंद करते हैं तो वायुसेना के बाद में मैं मेरे शिक्षक जीवन को सर्वाधिक पसंद करता हूँ। अच्छा। 2 वर्ष रहा, अभी भी शिक्षा से जुड़ा हुआ हूँ और मैंने उदयपुर यूनिवर्सिटी में यूनिवर्सिटी अटेंड करके क्लासेस अटेंड करके 2018 के अंदर मैंने पीएचडी करी है और ऐसे विषय पे की है जो कि देश में पहली पीएचडी है। अच्छा। इंग्लिश में की है। अच्छा। क्या सब्जेक्ट क्या था सर? सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ मनरेगा। अच्छा। एन एम्पिरिकल स्टडी ऑफ उदयपुर डिवीजन। अच्छा। तो मनरेगा पे मैंने पीएचडी की है। अच्छा। तो वो देश में पहली पीएचडी है। अच्छा सर, आपके जीवन का 5 भागों में बढ़ चुका है, आप कौन से भाग को सबसे ज़्यादा अच्छे मानते हैं कि मैं मेरे लिए? भारतीय वायुसेना। भारतीय वायुसेना, तो उसके बारे में सर विस्तार से थोड़ा हो जाए। भारतीय वायुसेना तो मैंने तो 99 के कारगिल युद्ध में भी ऑफर किया था जी कि मेरी सेवाएं मैं देने को तैयार हूँ और आज भी मैं ऑफर कर रहा हूँ 73 ईयर्स के एज में कि मैं वापस रडार कंट्रोल करने के लिए तैयार हूँ फ्रंट पे जा करके। तो मैं 5 वर्ष तो ईस्टर्न सेक्टर में रहा और पंजाब में रहा, आदमपुर में, जोधपुर में रहा और कश्मीर में रहा। रडार कंट्रोलर था कश्मीर में, तो वहाँ स्नो बाउंड एरिया था और उत्तरलाई बाड़मेर में भी रहा, वहाँ रेगिस्तान में भी रहे और बांग्लादेश की लड़ाई 6 महीने बांग्लादेश में रहे। मैंने बताया आपको कि 71 का युद्ध में सरेंडर मेरे सामने किया। जनरल नियाजी ने अपना बेल्ट उतार करके मेरे सामने तो क्या एयर मार्शल दीवान, एडमिरल कृष्णन और जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा के सामने किया। मैं तो वहाँ पे दर्शक था, फ्लाइंग ऑफिसर था। और उसके बाद 10 फरवरी 72 को जब शेख मुजीबुर रहमान आए तो उन्होंने 11 फरवरी 1971 को ढाका इंटरकॉन्टिनेंटल में हम 4 इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर्स को डिनर दिया। तो वो भी मेरे जीवन का 4 कौन थे सर? मैं था, एक हमारे स्क्वाड लीडर नेजरत थे, एक फ्लाइंग ऑफिसर अकील थे, एक पायलट ऑफिसर और थे, ऐसे 4 ऑफिसर थे। तो वो तो स्वर्णिम दिवस था हमारे लिए, 16 दिसंबर का और 11 फरवरी 1972 का। कौन से सन में आप राजनीति में आए, कैसे आए? संयोग से राजेश पायलट साहब, उनका नाम राजेश्वर प्रसाद था। अच्छा। राजेश पायलट बाद में वो पॉपुलर हुए, जो देश के बड़े किसान नेता बने। वो भी मेरे से 2 वर्ष सीनियर थे भारतीय वायुसेना में। वो हेलीकॉप्टर पायलट थे, मैं रडार कंट्रोलर था। तो वो पाकिस्तान एयरफोर्स ऑफिसर्स मेस, जो बाद में बांग्लादेश ऑफिसर्स मेस रही, उसमें वो आए। कमरा नहीं होने के कारण से उनको मेरे कमरे में मैंने वेलकम किया, ठहराया और दूसरे कमरों में सीनियर ऑफिसर्स थे। उस वक्त से 8 दिन हमारी साथ रहा, मित्रता हुई और हम उनके पीछे पीछे, जब वो 80 में आए तो मैं भी 83 के अंदर उनके पीछे पीछे वायुसेना से प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेकर के मैंने कांग्रेस पार्टी की नीतियों में विश्वास करते हुए ज्वाइन की। क्योंकि सर आपने कांग्रेस ज्वाइन की और आपके जो पिताजी थे वो जनसंघ से थे और उन्होंने पहला चुनाव गगवाना से चुनाव लड़े। तो सर आपकी विचारधारा और पापा की विचारधारा मेल नहीं खाती थी क्या? नहीं, देखिए 2 भाइयों के विचारों में भी अंतर होता है। जी। और ऐसे उदाहरण हैं। आचार्य कृपलानी और सुचिता कृपलानी अलग अलग पार्टी में थे। जी बिल्कुल। वो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। इसी प्रकार से विजयराजे सिंधिया के सुपुत्र माधवराव सिंधिया बाद में कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर बने और ज्योतिरादित्य जी पहले कांग्रेस में थे, अब उनके वैचारिक बदलाव तो ये विचारधारा का प्रश्न है। अच्छा। लेकिन मेरे विचारधारा, पिताजी की विचारधारा में अंतर होते हुए भी हमारे में एक दूसरे के प्रति पूर्ण स्नेह और सम्मान वो पूर्णतः अंतिम क्षण तक बरकरार रहा। उन्होंने मुझे स्नेह दिया, मैंने उनको सम्मान दिया। कभी सर ये नहीं हुआ कि मैं चुनाव में जनसंघ से 3 बार चुनाव लड़े? नहीं, वो 6 बार लड़े, वो भी 7 बार लड़े। अच्छा, वो भी 7 बार चुनाव लड़े। तो कभी ये नहीं कहा कि आप इसमें आ जाओ, कांग्रेस की बजाय तो जनसंघ में आ जाओ? वो एक तरह से 80 वर्ष के हो चुके थे जिस वक्त मैंने पहला चुनाव लड़ा था।
अच्छा। और वो 1980 का चुनाव हारने के बाद एक तरह से रिटायरमेंट पे थे। अच्छा। और मैंने 85 का पहला चुनाव लड़ा था। तो कहीं इस प्रकार का कहीं पर भी कोई क्लैश एज सच, विरोधाभास था नहीं हमारे आपस में। सर आपने कांग्रेस ज्वाइन की, पहला चुनाव आपने कब लड़ा? 1985 में। 1985 में। कभी बीजेपी वालों ने ये नहीं कहा कि आपके नहीं, पापा? कईयों ने अप्रोच किया, जी। बहुत बड़े बड़े लोगों ने अप्रोच किया, लेकिन जो कांग्रेस की विचारधारा है, मुख्य रूप से समानता की विचारधारा, समानता। वो जबकि उस वक्त तत्कालीन परिस्थितियों में भारतीय जनता पार्टी या जनसंघ की वैचारिक विचारधारा, ये जो अम्बेडकर साहब ने जो संविधान दिया है, जी। समानता की विचारधारा वाला, जी। उसका मैं बहुत ही कट्टर समर्थक था, हूँ और रहूँगा। अच्छा। सर आपने 3 चुनाव हारे, 3 जीते। आपका 2013 का टिकट काट दिया गया, उसको किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? देखिए, मैं किसी पे दोषारोपण नहीं करूँगा। जी। ये वैसे लेकिन पार्टी में सर आपकी इतनी पकड़ थी। पार्टी में सब जानते हैं जी। राजनीति में दोस्त भी होते हैं, दुश्मन भी होते हैं। जी। तो सर इसलिए आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और 46,000 से अबव लेकर आए वोट, और जिन्होंने पार्टी से चुनाव लड़े वो 6,000 वोटों में सिमट गए। क्या रीजन था? वो इसका कारण ये था कि मैं जनता से हमेशा जुड़ा रहा, और हर महीने की 1 तारीख को कई वर्षों तक, 15-20 साल तक मैं भीम और देवगढ़ में कांग्रेस कार्यालय में लोगों से मिलता, उनके दुख दर्द दूर करने की कोशिश करता था, उनके सुख दुख में भागीदार बना। इसलिए वकालत आपने कब शुरू की और कहाँ प्रैक्टिस की सर? क्योंकि आपने वकालत का 83 में मैंने भीम में शुरू करी थी, थोड़ा बहुत ब्यावर में, थोड़ा बहुत भीम में करता था। आपके पिताजी भी वकालत के बादशाह माने जाते थे कि क्योंकि पूरा हर तरह से वाकिफ थे। उन्होंने कौन से सन में की और कब तक, और ऐसा कोई मुद्दा जो उन्होंने लड़ा हो समाज के उत्थान के लिए? 1950 में शुरू कर दी थी जी। और वो अब उन्होंने काफ़ी वर्षों तक, करीबन 45 वर्ष तक, उन्होंने 50 वर्ष तक वकालत करी, और पूरे जीवन में वो एक भी केस नहीं हारे। क्रिमिनल केसेस के एक्सपर्ट थे वो। और आपका समाज राउत महासभा के आप अध्यक्ष भी रह चुके हैं। इस दौरान आपने समाज उत्थान के लिए क्या क्या प्रयास किए? देखिए, रावत समाज जो मोटे तौर से किशनगढ़ से कुंभलगढ़ के बीच में है जी, जो यहीं से माइग्रेट होकर के चित्तौड़ में भी गए हुए हैं जी, और बड़ी सादरी निबाड़ा क्षेत्र में भी गए हुए हैं रावत समाज के। तो ये एक पिछड़ा समाज है और पिछड़े समाज में काफ़ी कुरीतियाँ थीं, उनमें से काफ़ी कम हुई हैं। मेरे पिता तो बहुत उच्च कोटि के सामाजिक सेवक थे। जी। मैंने भी उनके पद चिन्हों पर चल करके राजस्थान रावत राजपूत महासभा के माध्यम से समाज की सेवा करने की कोशिश की। हमने अखिल भारतीय रावत राजपूत महासभा का भी गठन किया, मैं उसका संस्थापक था। हमने बेंगलोर में इकाई बनाई, हैदराबाद में बनाई, यहाँ मध्य प्रदेश में बनाई, हरियाणा में बनाई, बॉम्बे में बनाई, गुजरात में बनाई। तो वो एक दौर था, उस वक्त करने की, कुछ समाज सेवा करने की ललक थी। तो सर यहाँ भीम देवगढ़ जो खास तौर पर आपका विधानसभा क्षेत्र है और यहाँ 3 बार आप सत्ता में रहे, यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो है शराब को लेकर। महिलाएं, क्योंकि आदमी शराब पीते हैं, महिलाएं इतना घरेलू हिंसा के शिकार हैं। आपने कभी पहल नहीं की कि ये शराब यहाँ से मुक्त होना चाहिए? क्योंकि ज़्यादातर एक तो वैसे आर्मी में हैं इतने लोग, फिर उनकी जो लोग बचे हुए हैं वो यहाँ घरों में रहते हैं, शराब पीते हैं, महिलाओं के साथ में अभद्र व्यवहार करते हैं, आए दिन कोई न कोई घटना होती रहती है। तो सर शराब को लेके आपने कोई? आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। ये क्षेत्र की समस्या थी, आज भी बनी हुई है जी। शराब के जो इस अन्य जो भी दुर्व्यसन हैं उनके जो कारण से जो दुष्परिणाम होते हैं, हमने जनता को जागरूक करने के लिए बहुत अभियान चलाए। जी। सोशल वर्कर क्या करता है, वो अभियान चलाता है, पैम्फलेट छपवाए, माइक के माध्यम से प्रचार प्रसार किया, गांव-गांव में जाके मीटिंग करी। तो उसके पश्चात में भी हमें वो आशातीत सफलता नहीं मिल पाई। उसका पूर्ण शराबबंदी तो एक पॉलिसी डिसीजन होता है। भैरव सिंह जी शेखावत ने भी पूर्ण शराबबंदी 1 साल के लिए की थी 77 में, 1 साल बाद ही उसको रिवोक करना पड़ा। पूर्ण शराबबंदी आप देख लीजिए गुजरात में है, लेकिन गुजरात में पंजाब हरियाणा का शराब राजस्थान से भी सस्ता मिलता है। अच्छा। हाँ, तो पूर्ण शराबबंदी तो एक विफल सा हुआ, केरल के अंदर भी हुआ और उसको भी उनको पार्शली उसको रीओपन करना पड़ा। तो ये समाज सुधार का एक महत्वपूर्ण बिंदु है। शराब को हम शिक्षा से जागृत करके ही कम कर सकते हैं, लेकिन कानून
के हिसाब से हम करना चाहें शराबबंदी करके, तो मेरी सोच है कि हम उसमें सफल नहीं होंगे। सर 3 बार सत्ता में रहे आप चाहते थे विधानसभा में ये मुद्दा उठा सकते थे कि राजस्थान जैसे गुजरात में बंद है शराब पूरा, तो सर राजस्थान भी तो हो सकता था। नहीं, मैं इसके पक्षधर न था, न हूँ, न रहूँगा। अच्छा। मैंने जैसा कहा आपको, जी शराबबंदी गुजरात में भी है जी वहाँ जाकर के देख लीजिए आपको। वहाँ पे हर ठेले वाला, हर ऑटो रिक्शा वाला, हर दुकानदार आपको वहाँ पे सस्ती शराब, राजस्थान में अगर कोई बोतल 300 रुपये की है तो वहाँ आपको बोतल 250 में मिल जाएगी। तो बैकडोर से निकलती है पंजाब हरियाणा से, उनको कोई टैक्स नहीं चुकाना पड़ता है। तो इसलिए वो नहीं, इसको आप इरेडिकेट कर सकते हो, इसको आप हटा सकते हो या कम कर सकते हो, वो सिर्फ और सिर्फ जनता को जागरूक करके, जनता के अंदर इसके प्रति विचारधारा को फैला करके। सर भीम देवगढ़ के वर्तमान विधायक श्रीमान जी सुदर्शन सिंह जी और आपके पुत्र हैं, उन्होंने तो अभी शराबबंदी का पूरा आंदोलन छेड़ रखा है, जितने भी शराब माफिया है उनको पूरा। बिल्कुल सही कहा आपने जी। देखिए, हमारे यहाँ पर जब ये चुनाव में गए थे तो एक तरह से अघोषित एजेंडा था। अच्छा। महिलाओं ने खास तौर से इस बात की मांग करी। हकीकत ये है कि पिछले 15 वर्षों में, जबकि मैं यहाँ पर विधायक नहीं रहा, इस दौरान में यहाँ पर गांव-गांव के अंदर ब्रांचें खुल गई। जी। लोकेशन है, किसी पंचायत में 1 है, किसी में 2 है, बाकी लोकेशन फिक्स है। अच्छा। तो वो शराबबंदी, वो शराब की ब्रांचों के कारण से ये बीमारी गली गली तक फैल गई, और इसलिए महिलाओं ने ये मांग की सुदर्शन सिंह से कि इन ब्रांचों को बंद करो। तो उनका एक अघोषित एजेंडा था, जबकि मेरे पास में मेरे 15 साल पहले इतनी बुरी दुर्दशा नहीं थी। जी। तो इसलिए वो अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। शराब माफिया है, बजरी माफिया है, भू माफिया है, कोई कोबरा गैंग है, कई गैंगों को हम समाप्त कर रहे हैं। जी जी। तो कुछ देखिए, मैं इस बात को मानता हूँ कि राजनीति के अंदर भी बिना सिद्धांतों के राजनीति व्यर्थ है। तो सिद्धांत तो होने चाहिए राजनीति में। तो ये सुदर्शन सिंह ने ये एजेंडा अपने उसमें लिया हुआ है, वो उसमें डटे हुए हैं। हम उनका साथ दे रहे हैं, हमारे साथी लोग साथ दे रहे हैं, प्रशासन साथ दे रहा है। अब इस धरती को स्वर्ग हम नहीं बना सकते, लेकिन मेरा विश्वास है कि हमने 60-70% ब्रांचेस पे कंट्रोल किया है। अच्छा। हाँ। अभी यहाँ से ब्यावर से आपके गोमती तक अभी हाईवे वाला जो चल रहा है, बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने करवाया और कांग्रेस वाले कह रहे हैं हमने सेक्शन कराया, इस पर सर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? मेरी प्रतिक्रिया ये है कि पिछले कई वर्षों से बीजेपी का शासन है, मोदी जी का ये 7वां वर्ष है। अगर इनको करवाना होता तो सुदर्शन सिंह की पदयात्रा से पहले 6 साल में इन्होंने क्यों नहीं स्वीकृति दी? जी। दे सकते थे। उस वक्त भी यहाँ से सांसद हरिओम सिंह जी थे, भले आदमी थे, मोदी जी वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, वो कर सकते थे। देखिए, पॉलिटिक्स में प्रेशर पॉलिटिक्स चलती है। जब दिया कुमारी जी का मैं सम्मान करता हूँ, वो काफ़ी एक्टिव भी हैं, उन्होंने कई अच्छे बिंदुओं को केंद्र तक पहुँचाया भी है, लेकिन इस मामले में वो कुछ मंथर गति से चल रही थी। तो सुदर्शन सिंह ने पदयात्रा निकाल के उन पर दबाव बनाया, दबाव बना तो स्वाभाविक है आज 850 करोड़ की पूरी सड़क स्वीकृत हुई है, वरना संभवतः शायद 430 करोड़ की आधी ही स्वीकृत होती। सर यहाँ इस मंगरा क्षेत्र की जो सबसे बड़ी जो समस्या रही, क्योंकि 3 बार आप ही सत्ता में रहे, यहाँ से बीजेपी के लोग भी सत्ता में रहे, लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है पानी वाली, वो अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ। सर क्या रीजन है उसके पीछे? देखिए, ये मगरा क्षेत्र है जी। हमारे कई फौज के साथी आते हैं, वो पंजाब और हरियाणा याद करते हैं जी। मैं उनको कहता हूँ भूल जाओ पंजाब हरियाणा जी। यहाँ पे 1/3 तो रेगिस्तान है जी, 1/3 अरावली पर्वत है जी बिल्कुल। सिर्फ आपको कमांड एरिया मिलेगा कोटा बूंदी में जहाँ नहरें हैं, या थोड़ा बांसवाड़ा डूंगरपुर में है, और या फिर गंगानगर हनुमान बीकानेर साइड में इंदिरा गांधी कैनाल है। तो यहाँ की टोपोग्राफी ऐसी है कि आप यहाँ पर पंजाब हरियाणा जैसे पेयजल की सुविधा उपलब्ध नहीं करा सकते, चाहे कोई भी सरकार रहे। प्रयास सब सरकारों ने किया, किसी ने कम किया, किसी ने ज़्यादा किया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी 14 मार्च को यहाँ पे पधारे थे देवगढ़ में। उस वक्त उन्होंने कृपा करके, हमने एक ही मांग रखी, उन्होंने कहा कि हमें चंबल से पानी मिलना चाहिए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है ये। सिद्धांत रूप से उन्होंने इसकी स्वीकृति भी दी है, इसकी अब DPR भी बन रही है, और ईश्वर ने चाहा तो 1050 करोड़ की चंबल की स्वीकृति की संभावना है। क्योंकि नज़दीकी जो जिला बॉर्डर है यहाँ तक आपके पानी आ चुका है। वो आपको रिसोर्स से वापस आप
इसी पाइपलाइन को खींच करके जी आगे भीमदेवगढ़ के 256 गांवों को पानी नहीं पिला सकते। आपको अरोली से वापस आपको 200 किलोमीटर जाना पड़ेगा। अभी भीलवाड़ा के लिए एक पाइपलाइन बड़ा पाइप है, जी वो आगे आते आते छोटा हो जाता है, आप उसमें से नहीं कर सकते। आपको एक हाँ, दूसरा एक लाइन लाना वहाँ से पड़ेगा, अरोली से लाना लानी पड़ेगा, पूरी पड़ेगी। विधानसभा के हाँ, पूरे विधानसभा के लिए, और उसमें 1000 करोड़ से ज़्यादा की वो एक बनेगी। हमारा प्रयास है, हमारा प्रयास है। सर वर्तमान में आप देखा होगा अभी चाइना और भारत के बीच में जिस प्रकार का विवाद छिड़ा हुआ है, सर उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? ये विषय बहुत ही जटिल जी और बहुत ही व्यापक है। जी मेरी तो एक सेंटेंस में कहूँ तो मैं कहूँगा कि चाओ एन लाइन ने धोखा दिया नेहरू जी को जी और शी जिनपिंग ने धोखा दिया नरेंद्र मोदी जी को, एक सेंटेंस में अगर कहा जाए तो। अच्छा अब इसका अगर देखें, विश्लेषण करें तो चाइना का बॉर्डर हमारे 3 भागों में बटा, एक अरुणाचल के पास में है, एक तिब्बत के पास में है, और एक ये लद्दाख के पास में है, जहाँ पे ये नदी गलावन नदी जो हाँ काफ़ी जो ठंडी भी रहती है, यहाँ पे ये झड़प हुई थी। तो इसमें एक तरह से धोखा ही हुआ। इन शी जिनपिंग को झूले झुलाए गए अहमदाबाद में मोदी जी के द्वारा, जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और खूब इनको नारियल का जूस पिलाया गया, जी लेकिन उसके बाद में ढाक के 3 पात। तो उन्होंने धोखा दे करके, हथियार दोनों के पास थे, लेकिन उन्होंने जो संधि है दोनों देशों के बीच में कि हम हथियार नहीं चलाएंगे, फाइन, अच्छी कांग्रेस के समय में संधि बनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि उन्होंने हथियार की बजाय लाठियों के ऊपर तार बांध दिए या रस्सियों पे तार बांध करके, अगर अब लाठी पे तार बांध के मैं आपके सिर पे मारूंगा तो अब बिना गोली लगाए भी आप हताहत हो जाएंगे। और उसमें नदी पास में बह रही थी, कई उस नदी में गिर गए। इस कारण से ये बहुत दुखद घटना हुई, हमारे 20 जवान शहीद हुए। अब चाइना के कितने हुए वो अभी रहस्य है, 2 हुए, 200 हुए, 20 हुए, कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमारे तो 20 जवानों को अपना बलिदान देना पड़ा। तो ये आजकल राजनीति सिर्फ टोटली राजनीति नहीं है, इसमें इंटरनेशनल प्रेशर भी आता है, और इसमें साथ साथ में इकोनॉमी भी जुड़ी हुई है इससे। चाइना का हमारा जो ट्रेड बैलेंस है जी जी वो पिछले वर्षों के अंदर बहुत ज़्यादा बैलेंस बिगड़ गया और 1:4 का रेशो आ गया है। यानी अगर हम चाइना को 25 रुपए का सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो चाइना से हम 100 रुपये का सामान इंपोर्ट कर रहे हैं। जी और धीरे धीरे चाइना यहाँ के बाज़ार में काफ़ी छा गया है। तो इसके लिए बहुत सख्त विल पावर की ज़रूरत है। जैसा मोदी जी दिखते हैं और बोलते हैं, अगर वैसी ही अगर वो अपनी विल पावर दिखावें, इच्छा शक्ति दिखावें, तो निश्चित रूप से चाइनीज़ प्रोडक्ट को रोका जा सकता है। वो कहते भी हैं वोकल फॉर लोकल, लोकल बनाइए, लोकल बनाइए। मैं तो अपने ये स्वदेशी विचार मंच वाले जो हैं हमारे भाजपा के साथियों से कहता हूँ, वो आंदोलन करें चाइनीज़ प्रोडक्ट का बाइकआउट करने का, हम उनका साथ देंगे। वोकल फॉर लोकल होना चाहिए। जब वो यहाँ नहीं रहेगा तो हमारे भारतीय बहुत इनोवेटिव हैं, हमारे भारतीय वो खासतौर से पंजाब और गुजरात के, वो कोई ना कोई तरीका निकाल करके उनका रिप्लेसमेंट बहुत जल्दी ही बना लेंगे। तो इसलिए चाइना का रिप्लेसमेंट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कॉमर्शियली अगर जब तक हम नहीं करेंगे, जब तक हम चाइना की इकोनॉमी के लिए कमर नहीं तोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि हम कहीं पर लाभ में रहेंगे। ये मैं आपको कहना चाहूँगा, भारतीय वायुसेना संसार की सबसे बड़ी सेना है। भारतीय सेना संसार की सबसे बड़ी सेना है और सर्वश्रेष्ठ सेना है, सर्वश्रेष्ठ सेना है। चाइना की तरफ टोपोग्राफी ऐसी है कि तिब्बत का पठार है। चाइना में उन्होंने वहाँ पर एयरपोर्ट तक बना लिए, लेकिन हमारे यहाँ पे पूरी हिमालय की पहाड़ियाँ हैं। हमारे को सड़क बनाने में भी बहुत जोर आता है, वो आसानी से एयरपोर्ट बना लेते हैं। तो इसलिए वो संख्या में वो भले ही ज़्यादा हों, संख्यात्मक रूप से चाइनीज़ ज़्यादा हों, गुणात्मक रूप से भारतीय सेना, वायुसेना और नेवी सेना संसार की सर्वोच्च सेना है। इनको फ्री हैंड देने की आवश्यकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश इनको मोदी जी ने फ्री हैंड नहीं दिया। उसी कारण से हमारे 20 सैनिक का बलिदान हुआ। और जैसा राहुल गांधी जी ने सच कहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी नहीं है, ये सरेंडर मोदी बन गए हैं। नरेंद्र मोदी की जगह सरेंडर मोदी बन गए। क्योंकि चुनाव के उस दौर में पूरा गुजरात मॉडल लागू करने की वो बात चल रही थी। तो ये सबसे ज़्यादा 9 बार चाइना गए हैं प्रधानमंत्री जी हमारे बाद।
9 बार जाने के बाद में भी वो वहाँ पर अगर अपने कूटनीति और रणनीति और राजनीति का सुखद परिणाम नहीं दे पाए, तो ये उसी की बदौलत अभी 20 जवानों को शहादत देनी पड़ी। इसलिए डिप्लोमेटिकली केंद्र सरकार पूरी तरह से विफल रही है। केंद्र सरकार की विदेश नीति पूरी तरह विफल रही है। आज पाकिस्तान कट्टर दुश्मन, चाइना कट्टर दुश्मन, नेपाल हमको आंखें दिखा रहा है, बांग्लादेश से संबंध ठीक नहीं है, लंका के पास के अंदर चाइना अपना एयरपोर्ट बना रहा है, भूटान बहुत छोटा कंट्री है, ठीक है संबंध अच्छे हैं, तो आसपास के सारे कंट्रीज आंख दिखा रहे हैं आपको। तो ये आपके विदेश यात्रा करने से आपको देश के अंदर तो एक वो पॉजिटिव वाहवाही मिल गई, लेकिन रियलिस्टिकली वास्तविक रूप में आपको इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जीरो मिला, कुछ नहीं मिला। आपने नरेगा में पीएचडी की सर, बीजेपी तो बताती है खड्डा खोदने की स्कीम्स हैं, इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होता है। देखिए, ये मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने थे जी, तो उस वक्त उनका भी यही रिएक्शन था जी कि ये व्यर्थ में धनराशि की बर्बादी है और मैं इसे बंद कर दूंगा, लेकिन मोदी जी की हिम्मत नहीं हुई कि इसको बंद कर सके। ये हकीकत है कि 5 में ये कानून बना था, मनमोहन सिंह जी ने सोनिया जी की प्रेरणा से बनाया था, और उसमें हकीकत देखा जाए तो उसके अंदर शब्द है मिनिमम 100 डेज, लेकिन सरकारों ने उसको अपने ढंग से व्याख्या करके उसको मैक्सिमम 100 डेज कर दिया। जो स्कीम्स बनी हैं, चाहे राजस्थान सरकार की हो, बेस्ट अभी परफॉर्मेंस आंध्र प्रदेश कर रहा है, राजस्थान भी नंबर 2 है देश में परफॉर्मेंस में, 5, 6, 7 में अच्छा काम हुआ, उसके बाद में धीरे धीरे काम में गिरावट आई है। और मुझे कहते हुए पीड़ा और दुख भी होता है कि लोग भी अब उतने मेहनती नहीं रहे, मेहनत उतना नहीं करते जैसे पहले लोग किया करते थे, तो उसमें जनप्रतिनिधियों की प्रेरणा की कमी मान लीजिए, वरना इससे एक तो 60-40 का रेशो बड़ा एक जो डेवलपमेंट वर्क्स होने चाहिए ना, इसलिए हमने तो अब भी मांग करी है कि इसको मोदी जी से कि इसको 55-45 कीजिए, लेबर कंपोनेंट 55 कीजिए, मटेरियल 45 कीजिए, तो आपके जो असेट्स बनेंगे, चाहे वो स्कूल के कमरे हों, हताई हों, सड़क हो, नालियाँ हों, सामुदायिक भवन हो, स्टेडियम हो, वो दिखते हुए असेट्स बनेंगे। सर, वर्तमान के कोरोना काल में नरेगा ही एक ऐसी स्कीम जो मददगार साबित हुई लोगों के लिए, और अभी जो लोग कोरोना काल में बाहर नहीं जा पा रहे हैं, लोग अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो घर पे रह के लोग इसका फायदा ले रहे हैं। आप ठीक कह रहे हैं जी। देखिए, इस वक्त करीबन 27,000 लेबर भीम देवगढ़ के अंदर आज की तारीख में वर्तमान में काम कर रही है जी। और 27,000 लेबर को अगर आप औसत 200 रुपया अधिकतम भी नहीं माने, अगर 100 रुपया मिनिमम भी माने, तो मेरे ख्याल से 27,000 को 100 से गुणा करें तो आप 27 लाख रुपया रोज का पब्लिक के पास जा रहा है पर डे। जी हाँ, असेट्स क्रिएशन भले ही नहीं हो रहे हो, लेकिन जी। आज गरीब के पास में धनराशि जाएगी, बाजार में पैसा आएगा, छोटे व्यापारी के पास पहुंचेगा, पैसा सर्कुलेशन में आएगा, तो अभी तो क्षेत्र के अंदर कुछ आर्थिक संपन्नता होगी। तो ये तो लाइफलाइन है, नरेगा तो लाइफलाइन है इंडियन इकोनॉमी की। ये अब मोदी जी ने 60,000 करोड़ से 1 लाख करोड़ कर दिया, इसका कोई अर्थ नहीं है। ये एक तरह से बजट भी कम करते जा रहे हैं, भ्रमित करने का। आप 100 दिन से जब तक 150 दिन या 200 दिन नहीं करोगे, आपने सीमा बना दी 100 दिन की, आपने ठीक है एक परिवार का 1 कर ले, 2 कर ले, 3 कर ले, लेकिन जो ही 3 आदमी टोटल 100 दिन हुआ बंद। तो 100 दिन की जब तक कैप हटाएंगे नहीं आप, 150 दिन या 200 दिन नहीं करेंगे, तो 1 लाख करोड़ के आप 20 लाख करोड़ कर दें जी, बिल्कुल, तो भी व्यर्थ है, कोई मतलब नहीं है इसका, आप कर ही नहीं पाएंगे खर्च। सर, 73 साल की उम्र है सर, अभी सुना है कि आप देवगढ़ में कोर्ट में प्रैक्टिस के लिए एक ऑफिस ओपनिंग कर रहे हैं। सर, इतनी एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं सर? अब 73 साल की उम्र हो गई, आपने। ईश्वर देता है जी, ईश्वर देता है, हमारे साथी लोग देते हैं जी। सबसे बड़ी बात यह है कि व्यस्त रहो जी, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, ये फॉर्मूला मैंने इजाद किया है जी। व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो और मस्त रहो, तो उसी का एक पार्ट है, उसी का एक अंग है कि वकालत के साथ साथ में जनसंपर्क भी होगा, सामाजिक कार्य भी होगा। कुछ साथी मेरे साथ में वकालत करेंगे, डीजे लेवल तक जाएंगे और हाई कोर्ट के केसेस हुए
तो क्योंकि मैं रिट्स और तो सर आज के कार्यक्रम में आपने जो हमें टाइम दिया उसके लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। हमें आपके पूरे जीवन काल को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।